हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज 1 फेब को क्या हुआ था, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था सीबीएसई के द्वारा जूनियर असिस्टेंट का। तो वहाँ पे कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जिन भी बच्चों का जीआरटी का एग्ज़ाम है वो इन क्वेश्चंस को भी देख ले। और जो इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा साथ में, तो आपने उनको नोट करके लिख लेना है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इस एग्ज़ाम में, ये हुआ कब है आपने याद, अभी लेटेस्ट ही हुआ है। कब हुआ है बेसिकली, आज ही हुआ है ये। 1 फेब 2026 को ये एग्जाम हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ साइबर क्राइम अंडर आईटी एक्ट। यहाँ पे बोला है कि आईटी एक्ट के अंडर यहाँ पे ऑप्शंस में कौन सा एक साइबर क्राइम नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। कि बेसिकली होता है क्या है, जब आप किसी सिस्टम को हैक करते हो, कोई पब्लिक मतलब ऑफेंस मटेरियल अगर आप ऑनलाइन अपलोड करते हो, या फिर कोई कॉपीराइट मूवीज या फिर म्यूजिक को भी आप क्या करते हो बेसिकली ऑनलाइन शेयर करते हो, तो बेसिकली ये सारे क्या होते हैं, हमारे साइबर क्राइम के एक्ट के अंदर आते हैं। साइबर क्राइम का जो हमारा आईटी एक्ट होता है उसके अंदर आते हैं। तो ये आपने याद रखना है। पर जो हमारा, जैसे कोई नया फ़ोन आया है मार्केट में और कोई उसके शॉप से चुरा के चला गया, तो ये उसके अंदर नहीं आता है, ये साइबर एक्ट के अंदर नहीं आता है। बेसिकली आपने आपने याद रखना है कि जो चीज़ें क्या होती हैं बेसिकली, जिसमें कंप्यूटर का यूज़ हो रहा होता है। ये एक तो आप किसका यूज कर रहे हो साइबर सिक्योर क्राइम में, एक तो आप कंप्यूटर का यूज करोगे, साथ ही साथ आप क्या करोगे, कंप्यूटर का या फिर किसी नेटवर्क का यूज करोगे। आप किसी कंप्यूटर का या फिर किसी नेटवर्क का यूज करोगे, जिसकी हेल्प से आप कोई भी मटेरियल हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज होगी जो एक तरह से किसी के हित में नहीं है, आप वो उसको कंडक्ट कर रहे हो, तब क्या होगा, आपके ऊपर साइबर क्राइम जिसको बोलते हैं और आईटी एक्ट लगेगा आपके ऊपर। इसमें जैसे यहाँ पे ऑप्शन बी दे रखा था, ऑब्सेंस मटेरियल। अब ऑब्सेंस मटेरियल सर, इसका आइडिया क्या होता है बेसिकली, हमारे पास एक एक्ट आता है। कौन सा एक्ट आता है हमारे पास, एक साइबर सिक्योरिटी एक्ट का एक आता है सेक्शन, सेक्शन नंबर कौन सा, 67। इसके बारे में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जैसे सुप्रीम कोर्ट ना, इसने एक ऑर्डर जारी किया गया था कि जो भी हैं जिनको पनिशमेंट मिलेगी आईटी एक्ट के अंदर, कौन सा सेक्शन था वो, अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह अपलोड करते हैं तो उनको क्या होगा बेसिकली, एक सजा दी जाएगी कौन से एक्ट के अंदर, तो वो दी जाती है हमारे पास सेक्शन 67 बी के अंडर। ठीक है, इसमें वो चीज़ लिखी है कि अगर आप क्या करते हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह को क्या करते हो, पब्लिश करते हो या फिर ट्रांसमिट करते हो, तो आपको इस सेक्शन के अंडर क्या होगी, सजा मिलेगी। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखी थी। तो इनको भी आपने क्या करना है, अपने कॉपी पे नोट करके लिखना है। बाकी मैंने हैकिंग तो मैंने आपको बता ही दिया था। हैकिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली, आप क्या करते हो, अनऑथराइज एक्सेस करते हो, मतलब आपके पास परमिशन नहीं है और आप क्या कर रहे हो बेसिकली, इसको किसी भी सिस्टम को क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो। अनऑथराइज एक्सेस बोलते हैं किसको हम, सर हैकिंग को हम अनऑथराइज एक्सेस बोलते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है ये चीज। और ऑफेंस का तो मैंने बता ही दिया कि आईटी एक्ट जो हमारे पास सेक्शन 67 है, उसमें बेसिकली ये चीज दी जाती है कि आप जो कंटेंट है इलेक्ट्रॉनिकली क्या करते हो, बेसिकली पब्लिश करते हो या फिर भेजते हो, तब आप इस सेक्शन के अंडर आपको सजा मिलेगी। मान लेते हैं आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी कर रहे हो, तो आपको ये वाला सेक्शन के अंडर क्या होगा, आपको सजा दी जाएगी। है ना, इसकी सजा क्या होती है बेसिकली, अगर लेटेस्ट देखोगे तो आपको 5 लाख आपको पेनल्टी होगी, और साथ ही साथ जो 3 साल का क्या होगा, आपको जेल भी हो सकती है आपको। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में। और कॉपीराइट भी आप समझते ही हैं, बेसिकली आप क्या करते हो, किसी की कोई भी फाइल या कोई भी इंफॉर्मेशन, ऐसे कोई मान लेते हैं कोई सिंगर ने एक गाना गाया है, आप उसकी विदाउट परमिशन आप उसकी जो म्यूजिक है उसको यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप यूज करोगे तो आपके ऊपर कौन सा चलेगा, आपके ऊपर कौन सा एक तरीके से एक्ट चलेगा, आपके ऊपर कॉपीराइट का एक्ट चलेगा। तो ये सारी चीजें आती हैं जब हम ये क्वेश्चन डील कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग पोर्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर कनेक्ट प्रोजेक्टर टू अ मॉडर्न लैपटॉप हाई डेफिनेशन वीडियो ट्रांसफर। देखो ये चीज मैंने आपको कल भी समझाई थी, जब हमने सुपर एंड ग्रेड का बेसिकली वो किया था, एक क्वेश्चन पेपर डील किया था सुपर एंड ग्रेड 2 का। तो वहां पे बेसिकली हुआ क्या था, वहां पे भी इसी क्वेश्चन को पूछा था, पर वहां पे पूछा था एच डी एम आई में एच डी का मतलब क्या होता है, ये चीज़ उन्होंने पूछी थी। तो यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में, वैसे मैंने आपको कल भी डिटेल में समझा दिया था कि एच डी में हम यूज़ क्यों करते हैं, जब हमें क्या करना पड़ता है, हाई ट्रांसफर किस चीज़ का करना पड़ता है, या तो कोई वीडियो है या तो कोई ऑडियो है। वीडियो और ऑडियो को अगर हमें हाई डेफिनेशन में सेंड करना है तो हम यूज़ करते हैं एच डी एम आई पोर्ट का। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ही बन जाएगा राइट आंसर। ये मैंने आपको कल भी समझाया था, इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास। इसके अलावा जैसे हम देख लें, जैसे सीरियल पोर्ट क्या होता है,
सीरियल पोर्ट हम वहाँ पे यूज करते हैं। एक तो सीरियल पोर्ट के रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है, आपने इसका याद रखना है। सीरियल पोर्ट क्या होता है, जो 2-3 पॉइंट है आपने इसको नोट कर लेना, मैं लिखवा देता हूँ आपको यहाँ पे। कि जो आपके सीरियल पोर्ट होते हैं, सबसे पहले तो आपने जो इसमें याद रखना है कि जो सीरियल पोर्ट है ये हमारे पास क्या होता है, ओल्ड इंटरफेस होता है इसका। मतलब जो सबसे पहले जो चले थे बेसिकली वो हमारे पास सीरियल पोर्ट चले थे। और ये बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं, जब वहाँ जहाँ पे हमें कनेक्ट करना है माइक या फिर मॉडर्न को। जो हमारे पास पुराने माइक होते थे ना, जो इस तरह से कंडेंस्ड माइक बोलते हैं इसको, है जो इस तरीके से सिंगर वगैरह अपने हाथ में पकड़ते हैं। तो अगर हमें इस माइक को कनेक्ट करना है तब भी हमारे पास सीरियल पोर्ट होता था। या फिर जो लेटेस्ट पूछा जाता है कि सीरियल पोर्ट कहाँ पे यूज करते हैं हम, जब हमें नेटवर्क में किसी डिवाइस को कनेक्ट करना है। नेटवर्क का कौन सा डिवाइस, जैसे हमारा मॉडेम होता है। ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार। ये अगर आपको किसी डिवाइस को बेसिकली कनेक्ट करना है इंटरनेट के साथ, तो आप कौन सा पोर्ट यूज करते हो, तो आप उस टाइम पे राइट आंसर क्या था उसका, कि हम किसका यूज करते हैं, सीरियल पोर्ट का हम यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना है जब भी हमें किसी डिवाइस को या फिर कोई भी इंटरनेट में इंफॉर्मेशन को शेयर होती है, वो कौन से पोर्ट से होती है, वो सीरियल पोर्ट से होती है। और सीरियल पोर्ट का एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछा गया था, आपने याद रखना है, उसका नाम था RS-232। पूछ लिया जाएगा RS-232 किससे रिलेट करता है, तो वहां पे आपने याद रखना है कि वो किससे रिलेट करता है। बेसिकली ये हमारा कनेक्ट करने का काम करता है। कनेक्ट किसको करेगा, किसी भी इंटरनेट के डिवाइस को, या फिर जब आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो तब आप यूज करते हो सीरियल पोर्ट का। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। फिर जैसे पैरेलल पोर्ट आता है, तो पैरेलल पोर्ट की यही दो तीन चीजें पूछी जाती हैं। जैसे आपके स्कैनर होता है और जो आपका प्रिंटर होता है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट यूज किया जाता है ना, कौन सा पोर्ट यूज किया जाता है, तो उसके लिए आपका पैरेलल पोर्ट यूज किया जाता है। तो ये चीजें आपने डील करनी है। अब देखो सीरियल पोर्ट और पैरेलल में डिफरेंस क्या होता है। सीरियल और पैरेलल में इतना डिफरेंस है, मान लेते हैं कि दो चीजें ऐसी हैं, दो इंटरफेस ऐसे हैं, तो एक आएगा, ये मान लेते हैं ये आ गया हमारे पास पैरेलल, और ये आ गया हमारे पास कौन सा, सीरियल। ये आ गया हमारे पास सीरियल। अब देखो सीरियल में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मान लेते हैं 1 2 3, और यहाँ पे भी कितनी आ गई 1 2 3। तो सीरियल में क्या होता है, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, मान लेते हैं आप क्या कर रहे हो, किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, तो सीरियल में क्या होता है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जाएगी, उसके बाद दूसरी जाएगी, उसके बाद तीसरी जाएगी। मतलब हो क्या रहा है, वन बाय वन क्या हो रही है, इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, आगे शेयर हो रही है। तभी हम जब भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो हमें क्या चाहिए होता है कि पहले एक नंबर की फाइल जाए, फिर दूसरी जाए, फिर तीसरी जाए, ताकि एक सीक्वेंस मेंटेन हो जाए। तब हम सीरियल का यूज करते हैं। तो तभी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप इंटरनेट के ऊपर किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, तो आप कौन से पोर्ट का यूज करते हो, तो आप सीरियल पोर्ट का यूज करते हो। और दूसरी तरफ जो हमारे स्कैनर हैं, चाहे वो प्रिंटर है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बेसिकली किसी भी डाटा को, किसी भी फाइल को जल्दी से जल्दी भेजना, ठीक है, या फिर जल्दी से जल्दी रिसीव करना। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पैरेलल पोर्ट में। जहाँ पे सीरियल पोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, वन बाय वन सेंड हो रही है, वन बाय वन जा रही है, कि पहले एक जाएगी, फिर दूसरी जाएगी, फिर तीसरी जाएगी। पर पैरेलल पोर्ट में क्या होता है, पैरेलल पोर्ट में जैसे यहाँ पे तीन हमारे पास क्या है, तीन सेक्शन है, तो ये तीनों सेक्शन एक ही बारी में क्या कर देंगे, इन्फॉर्मेशन भेज देंगे। मतलब जो इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वन बॉक्स ही यहाँ पे सेंड हो जाएगी। यहाँ पे जो क्या होगा, तीन फॉर्मेट में वो सेंड होगी। मतलब पहले एक जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा। पर यहाँ पे जो भी फाइल आएगी इनके पास, वो सारी की सारी एक ही बार में क्या हो जाएगी, आगे भेज दी जाएगी। तो इसलिए हम, ये मतलब होता है सीरियल और पैरेलल का। पैरेलल में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एक ही बार में सेंड हो जाती है, और सीरियल में क्या होता है, कि जो इन्फॉर्मेशन है वो वन बाय वन या फिर एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्या होती है, शेयर होती है। और ये चीज़ एग्जाम में भी काफी बार पूछी जाती है, तो ये आपने याद रखना है ना। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस इज प्राइमरली यूज्ड टू क्रिएट अ डिजिटल इमेज ऑफ अ पेपर डॉक्यूमेंट और अब फोटोग्राफ। यहाँ पे सिंपल बोला कि अगर आपको डिजिटल इमेज क्रिएट करनी है, तो डिजिटल इमेज किसकी क्रिएट करनी है, किसी भी पेपर डॉक्यूमेंट की या फिर किसी फोटोग्राफ की। तो इसके लिए आप किसका यूज करते हो, सर इसके लिए हम स्कैनर का यूज करते हैं। और स्कैनर क्या है, एक हमारे पास, सर ये हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी। स्कैनर क्या करता है, आपको सॉफ्ट कॉपी देता है। सर सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या था, एक बार फिर रिपीट कर देंगे। देखो सॉफ्ट कॉपी वो होती है जब आप अपने, जैसे मान लेते हैं आपका जो 10th का डॉक्यूमेंट है, मान लेते हैं यहाँ पे पेपर डॉक्यूमेंट बोला था, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। मान लेता हूँ, मान लो आपकी आपका 10th का सर्टिफिकेट है ये। तो जब आप 10th के सर्टिफिकेट को बोलते हो किसी दुकानदार के पास जाके कि मुझे इसकी क्या करना है, मुझे इसको किसी साइट के ऊपर अपलोड करना है, तो आप क्या बोलते हो, आप इसकी मुझे दे दो सॉफ्ट कॉपी बना के। मतलब कंप्यूटराइज्ड या फिर एक डिजिटल कॉपी मुझे दे दो। कुछ भी बोल सकते हैं, या तो कंप्यूटराइज्ड बोल दो, या तो आप डिजिटल कॉपी बोल दो, या तो आप सॉफ्ट कॉपी बोल दो।
तो आप क्या बोलोगे दुकानदार को कि मुझे वो बना के दे दे, तो वो क्या करेगा, आपके सर्टिफिकेट को दे देगा किसके पास, आपके उसके पास एक मशीन होगी, कौन सी मशीन होगी उसके पास, स्कैनर उसके पास होगा, तो वो स्कैनर के अंदर आपका 10th का सर्टिफिकेट रखेगा और लास्ट में क्या कर देगा, स्कैनर उसको स्कैन करेगा और उसके कंप्यूटर के अंदर आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे आ जाएगा। तो जो आपकी हार्ड कॉपी थी, जो आपने अपने हाथ हाथ में टच करी थी, इसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी को क्या किया स्कैनर ने, उसने सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो बस यही चीज़ पूछी थी कि अगर आपको क्रिएट करनी है डिजिटल इमेज किसी भी पेपर डॉक्यूमेंट की, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, स्कैनर का यूज़ करते हो। और स्कैनर क्या है कि हमारे पास इनपुट डिवाइस है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे पास प्लॉटर आता है, तो प्लॉटर भी मैंने आपको बताया था। अगर आपको लार्ज स्केल क्या करना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने नोट कर लेना है कॉपी पे। देखिए होता है ऐसे ही, जैसे मैंने कल कल भी आपको ये सारी चीज़ें समझाई थी, तो देखो इसी एग्जाम में वो सारी चीज़ें एज इट इज़ ही पूछ ली गई हैं। अगर आप पिछला पेपर और आज के पेपर को कंपेयर करोगे, तो जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है ना, वही क्वेश्चंस की फॉर्म में आपसे यहाँ पे पूछी गई हैं। तो जैसे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा था, प्लॉटर। अब देखो प्लॉटर भी मैंने आपको बताया था, ये भी हमारे पास क्या होता है, बेसिकली आउटपुट डिवाइस होता है प्लॉटर। और प्लॉटर कहाँ पे यूज करते हैं, बेसिकली जब जहाँ पे हमें प्रिंट करना है। सर किस चीज को प्रिंट करना है, प्रिंट तो हम नॉर्मल प्रिंटर से भी कर लेते हैं। नहीं, आप नॉर्मल प्रिंटर से नॉर्मल प्रिंट तो कर सकते हो, पर जब जब बात आती है आपको लार्ज स्केल वेक्टर ग्राफिक प्रिंट करने हैं, है ना, तो यहाँ पे लिखना है प्रिंट करता है ये लार्ज स्केल वेक्टर ग्राफिक। वेक्टर ग्राफिक मान लेते हैं, मैं आपको बोलूं कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, उस बिल्डिंग का पूरा मॉडल आपको प्रिंट करना है, तो उसको आप एक छोटे से प्रिंटर पे प्रिंट कर सकते हो, सर नहीं कर सकते हैं। या फिर मैं आपको बोलूं कि आपने एक बड़ा सा मुझे बैनर बनाना है और यहाँ पे लिखा होगा, जैसे मान लेते हैं कि इंडिया इज ग्रेट, ठीक है, इंडिया इज क्या लिखना है, ग्रेट, कि जो हमारा भारत है वो क्या महान है। तो अगर आपको इस चीज को लिखना है और बड़े से लार्ज बैनर में लिखना है, ये मान लेते हैं मुझे एक बड़े से बैनर के ऊपर लिखना, तो इतनी बड़ी शीट को आप नॉर्मल प्रिंटर से निकाल सकते हो प्रिंट, सर नहीं निकाल सकते प्रिंट। तो उसको प्रिंट कौन निकालता है सर, उसको प्लॉटर प्रिंट निकालता है। ओके, तो ये आपने याद रखना है कि लार्ज स्केल वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करता है हमारा प्लॉटर। ये हो क्या है, हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। ये सारी चीजें पूछी गई हैं, तभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और मॉडम भी मैंने आपको बताया था कि मॉडम बेसिकली क्या काम करता है, ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। बेसिकली होता क्या है, जब अब आपको अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है किसी फोन या केबल लाइन के साथ, तब आप मॉडेम का यूज करते हो, है ना। मान लेते हैं बीएसएनएल आ गया, जैसे मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बीएसएनएल से लेते हैं, बीएसएनएल से उन्होंने इंटरनेट लिया, बीएसएनएल वाले आपके आपके घर पे क्या लगा देते हैं, एक मॉडेम लगा देते हैं, ठीक है, वो मॉडेम लगा देते हो। इस मॉडेम को आप क्या करते हो, फिर अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो, है ना। तो देखो जो मॉडेम होता है वो क्या काम करता है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को लेकर जाने का और रिसीव करने का काम करता है। एक बीएसएनएल का अपना मॉडेम होगा जो बीएसएनएल के साइड से आपको इन्फॉर्मेशन भेज रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा, और वो एक आपके पास भी मॉडेम लगा देंगे, जिससे क्या होता है, आप क्या करते हो, जो बीएसएनएल ने एक आपको केबल आपके घर तक पहुंचाई होती है, जिसको क्या बोलते हैं, टेलीफोन लाइन बोलते हैं या फिर फोन लाइन बोलते हैं, तो उसके हेल्प से क्या होता है, आप इंटरनेट का यूज कर पाते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में इन सभी चीजों को देखोगे तो आपको ये सारी चीजें याद आएंगी कि सर ने हमें ये सारी चीजें पढ़ाई थी और ये ऐसे ऐसे करके काम करती हैं। फिर उसके अलावा जैसे यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्यूआर कोड रीडर दे रखा है। क्यूआर कोड क्या होता है, जैसे आप क्या करते हो, क्यूआर कोड स्कैन करते हो ना, तो बेसिकली होता है कि आप क्या कर रहे होते हो उस टाइम पे, ये जब आपके पास एक 2D बार कोड होता है, 2D जो आपके पास बार कोड होता है, या फिर इसको आप क्या बोलते हो, क्यूआर कोड बोलते हो, जब आप क्या करते हो, इसको स्कैन करते हो, इसको स्कैन करते हो, तो स्कैन होने के टाइम पे कौन सा जो रीडर होता है वो काम करता है, वो आपका क्यूआर कोड रीडर वो काम करता है। तो ये चीजें याद रखनी है। बार कोड तो आप सभी ने देखा होगा, जैसे आप पेमेंट करते हो तो आप देखते हो ना, एक ऐसे करके बॉक्स होता है, यहाँ पे कुछ कोड करके ऐसे करके कोडिंग करके लिखी हुई होती है। तो यही क्या होता है, बेसिकली जहाँ से आप पेमेंट करते हो ये होता है आपके पास बार कोड। तो इंपॉर्टेंट होती है, और इसको रीड करने के लिए किसका यूज करते हैं, आप क्यूआर कोड रीडर का आप क्या करते हो, यूज करते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था, when 10 computers in an office are connected to a wired cable and a switch to share a multifunction printer, which type of network is generally formed? देखो यहाँ पे एक चीज क्या आ गई, बेसिकली अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो कि एक तो आपने 10 कंप्यूटर अटैच किए हैं और साथ में आपने एक प्रिंटर को भी अटैच किया है,
तो मैंने, अगर आपको वैसे ही समझ नहीं आएगा क्वेश्चन, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसमें एक डिवाइस होता है जो सबसे ज़्यादा कॉमनली शेयर किया जाता है, या फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमनली क्या होता है, एक शेयर डिवाइस होता है। ठीक है, शेयर डिवाइस कौन सा होता है, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट कॉमनली जो शेयर डिवाइस है वो कौन सा होता है, वो आपका, मतलब शेयर डिवाइस विद नेटवर्क बोल सकते हो आप, कि नेटवर्क के ऊपर जो सबसे कॉमनली शेयर डिवाइस होता है वो कौन होता है, आपका प्रिंटर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आपने नोट करके लिख लेना है। दूसरा, अगर हम, मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि जब हमने पटवारी की सीरीज में आपको ये चीज मैंने बताई थी कि जब बेसिकली होता क्या है, जब हम क्या करते हैं, एक बिल्डिंग, मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, चाहे मान लेते हैं कोई एक ऑफिस है, उसमें क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, तो उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो लैन क्या होता है, बेसिकली एक हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो क्या होता है हमारे पास विद इन बिल्डिंग, या तो किसी हम बिल्डिंग की बात कर लें, या तो कोई ऑफिस आ गया, बिल्डिंग या फिर कोई ऑफिस आ गया, उसमें हमने सारे के सारे कंप्यूटर अपने किससे अटैच किए होते हैं, विद द हेल्प ऑफ वायर, या फिर इसी वायर को हम क्या बोलते हैं, केबल बोलते हैं, है ना, वायर नहीं बोलते हैं केबल, इसको क्या बोलते हैं हम, केबल्स बोलते हैं नेटवर्किंग में। तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो उसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, आपका लैन आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टफ नहीं होते हैं क्वेश्चन, बस वही होते हैं, बस आपको उनको समझना होता है। बाकी मैन भी आपको मैंने बताया था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन क्या काम करता है सर, ये हमारा होल सिटी को कवर करता है। ये कैसा नेटवर्क होगा, जो पूरे के पूरे शहर को कवर करेगा। ओके, फिर पैन, जैसे पैन कल भी आया था, जो क्या होता है बेसिकली आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, इसकी जो रेंज होती है वो काफी छोटी होती है। जैसे इसका एग्जांपल क्या आ गया, जैसे आप ब्लूटूथ से क्या करते हो, अपना फोन को कनेक्ट करते हो, है ना, ब्लूटूथ से क्या करते हो, ब्लूटूथ से आप क्या करते हो, अपना फोन को कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल आ गया, बेसिकली आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल आ गया। बाकी वैन का एग्जांपल क्या होता है सर, जब क्या करते हो, मान लेते हो आप एक कंट्री या फिर एक पूरे के पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करते हो, तब आपका एक वैन बनता है, वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी, तो बस उसी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन थे वो आए थे। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं थे क्वेश्चन, इजी सारे क्वेश्चन थे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था और कल भी आया था, इसके मैंने इलेबोरेट भी किया था, कि एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट जो गूगल के द्वारा बनाया गया था, उसका राइट आंसर क्या है यहाँ पे सर, उसका राइट आंसर जेमिनी है। ये मैंने आपको कल भी समझाया था, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एलेक्सा और जो को पायलट है, ठीक है, ये किसके, और जो चैट जीपीटी है मैंने आपको कल भी बताया था, तो आपने बताना है ये किसके एआई असिस्टेंट है। ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट करके नीचे बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच ऑपरेशन इज यूजुअली परफॉर्म बाय द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन कंट्रोल अवी। देखो कंट्रोल अवी क्या करता है, पेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका डी, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, पेस्ट अ कॉपीड और कट आइटम, है ना, जो बेसिकली आपने कॉपी किया होगा चाहे आपने कट किया होगा। मान लेते हैं आपने कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल सी से आपने क्या किया, किसी आइटम को कॉपी किया, या फिर आपने कंट्रोल एक्स से क्या किया, किसी चीज को कट किया। तो जब आप कंट्रोल कॉपी करते हो, कट करते हो, ये दोनों सारे कहाँ पे चले जाते हैं हमारे पास सर, ये हमारी टेम्परेरी क्लिप बोर्ड में जाके सेव हो जाते हैं। तो जो भी क्लिप बोर्ड की जो आइटम होती है, अगर आपको इसको कहीं और पेस्ट करना है, जो यहाँ पे पूछा था कि आपको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल वी से आप क्या करते हो, जैसे आप कंट्रोल वी प्रेस करते हो, तो जो चीज़ आपने क्लिप बोर्ड में कॉपी करके रखी थी, मान लेते हैं आपने ABC यहाँ पे कॉपी करके रखा था, तो जैसे आप कंट्रोल अभी यूज करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ABC यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज भी पूछी जाती है, और ये भी ध्यान रखना आपने कि जब भी आप किसी चीज को कॉपी या कट करते हो, वो कौन सी मेमोरी में जाती है, वो आपकी क्लिप बोर्ड के अंदर जाती है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल होती हैं और यही चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर साइन कैन नॉट यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ वैलिड वेब एड्रेस। ठीक है, वैलिड वेब एड्रेस में आप इनमें से कौन सा जो पार्ट है उसको यूज नहीं कर सकते हो। तो देखो, बाकी आप सब चीज यूज कर सकते हो, पर आप स्पेस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लेते हैं www डॉट, यहाँ पे मैंने कर दिया गूगल, यहाँ पे मैंने एक स्पेस दे दिया और यहाँ पे कर दिया मैंने .com। ठीक है, अब देखो गूगल, ये क्या होगा, एक यूआरएल नहीं है वैलिड, ये वैलिड यूआरएल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या आ गया, एक हमारा स्पेस आ गया। तो बस वही चीज पूछी थी कि जब आप एक वेब एड्रेस लिखते हो, जैसे ये आ गया हमारे पास वेब एड्रेस, ये क्या मेरा वेब एड्रेस है, जिसको हम यूआरएल भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो
अगर इसमें आप स्पेस का यूज करते हो तो वो वैलिड नहीं रहता है। आपको कुछ ना कुछ करेक्टर या फिर कोई सिंबल आप यूज कर सकते हो, मतलब आप डॉट यूज कर सकते हो, स्लैश साइन यूज कर सकते हो, हाइपर साइन यूज कर सकते हो, पर स्पेस नहीं दे सकते हो। तो ऐसे करके क्या होगा, आपका फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और मान लेते हैं कि मेरा एक डॉक्यूमेंट फाइल है, इसका भी एक अल्टरनेट जो है एग्जाम में पूछा जाता है। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक फाइल थी, मान लेते हैं गूगल का एक पेज है, मान लेते हैं गूगल का एक पेज है www.google.com। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ स्लैश, यहाँ पे उसका एक फाइल थी, फाइल का नाम मान लेते हैं ABC, ठीक है ABC। और मान लेते हैं उस फाइल का नाम था ABC, और उसके आगे मैंने जो फाइल सेव करी होगी तो ABC और उसका नाम कर दिया होगा यहाँ पे XYZ, और यहाँ पे बीच में स्पेस और कुछ नहीं है, .pdf। ठीक है, ऐसे करके आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सर यहाँ पे फाइल में बीच में स्पेस आ गया। पर जब भी किसी फाइल में स्पेस आता है तो जो हमारे पास बेसिकली जो यूआरएल होते हैं, ये क्या करते हैं, स्पेस को किससे कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर स्पेस को बताने के लिए इसको किस सिंबल से फिल कर देते हैं, वो बेसिकली %20 से फिल कर देते हैं उसको। मतलब जब आप इसको अपने वेब एड्रेस पे देखोगे, जब आप जहाँ पे आप इसको सर्च करते हो, तो वहां पे आपको ये फाइल ऐसे नहीं दिखेगी, स्पेस नहीं दिखेगा वहां पे आपको ये कुछ ऐसे करके दिखेगा www.google.com/ABC। आपने अपनी जो आपके कंप्यूटर में सेव होगी वहां पे तो आपको ABC डॉट स्पेस XYZ.pdf ही दिखेगी। पर जब आप इसको यूआरएल पे देखोगे, बेसिकली जब आप उसको सर्च करोगे, तब आपको उसको इस टाइप से आपको दिखेगी, %20 XYZ.pdf, है ना। तो ये %20 किस चीज को बताता है, ये बेसिकली आपके स्पेस को दिखाता है कि यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा था और यहाँ पे क्या है, आपका स्पेस है। ठीक है, पर क्योंकि यहाँ पे यूआरएल के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था, तो यूआरएल स्पेस को कंसीडर नहीं करता है, इसको वैलिड कैरेक्टर नहीं मानता है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो ऑटोकैड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑटोकैड बेसिकली एंटीवायरस नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है हमारे पास, एंटीवायरस है। अब सर ऑटोकैड होता क्या है, बेसिकली ऑटोकैड हमारा एक कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। इससे होता क्या है, बेसिकली इससे आप करते क्या है सर, इससे हम करते क्या है ये आप मुझे बताएंगे। तो देखो जब भी आप क्या करते हो, जैसे मान लेते हैं आपको किसी घर का नक्शा तैयार करना है या फिर किसी बिल्डिंग का नक्शा तैयार करना है, बेसिकली होता क्या है, जो आर्किटेक्चर होते हैं और जो इंजीनियर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, कैड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जिससे क्या हो सकता है, एक ड्राफ्ट वो तैयार कर पाए। कौन यूज करता है, बेसिकली जब आपको क्या करना पड़ता है, याद रखना है, कैड होता है क्या, आपका सबसे पहले कमर्शियल एक एप्लीकेशन होती है, ऐसे याद रखना है, कमर्शियल एप्लीकेशन होती है। क्यों यूज की जाती है, बेसिकली जो हमारे पास हमें डिजाइन करना होता है। ठीक है सर, किस चीज को डिजाइन करना है, डिजाइन आप कोई भी ब्लूप्रिंट कर सकते हो। सर ब्लूप्रिंट बताएंगे क्या होता है। देखो ब्लूप्रिंट वो होता है जैसे आप क्या करते हो, घर का नक्शा अपना तैयार करवाते हो, इसके अलावा मान लेते हैं आप किसी बिल्डिंग का नक्शा तैयार करवाते हो, तो वो सारे के सारे जो नक्शे तैयार होते हैं वो किस सॉफ्टवेयर की हेल्प से होते हैं, वो कैड सॉफ्टवेयर की हेल्प से होते हैं, है ना। तो ये कौन यूज करता है सर, इनको इनको ऑब्वियसली वही यूज करेंगे, कौन यूज करेंगे, जो आर्किटेक्ट होंगे। जब आप जाते हो ना आर्किटेक्ट के पास अपना घर का नक्शा बनाने के लिए, तो वो किस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका नक्शा बनाता है, वो आपका ऑटो कैड होता है। तो ये अपनी चीजें याद रखनी है जो उसकी मतलब रिलेटेड है। बाकी तो बेटी डिफेंडर हो गया हमारे पास, अवेस्ट हो गया, कैस्पेरी हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, बेसिकली एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा कुछ और है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। इसके अलावा और कौन कौन से सर एंटीवायरस होते हैं, ठीक है, एंटीवायरस और कौन से होते हैं वो आपने लिख लेने हैं यहाँ पे। जैसे जो एग्जाम्पल है, मैकैफे काफी बार पूछा जाता है, ठीक है, मैकैफे करके नाम होता है। दूसरा जो काफी बार एग्जाम पूछा जाता है, क्विक हील, ये सारे पॉपुलर हैं सारे, है ना, क्विक हील। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, बस जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो आपने नोट कर लेना अपनी कॉपी पे, है ना। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम और एप्लीकेशन इज नॉट यूजुअली बंडल्ड विद MS ऑफिस पैकेज। देखो ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको समझाया था कि जब क्या होता है, कुछ ऐसे पैकेज होते हैं, जैसे कल क्वेश्चन पूछा गया था सुपरिटेंडेंट में कि आप बताओ जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो तो आपके कौन से हैं जो प्रोग्राम है वो आपके ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, और कुछ है जो नहीं आते हैं। और अब किसका पूछ लिया इन्होंने, अब इन्होंने ऑफिस का पूछ लिया। जब MS ऑफिस पैकेज या फिर इसको क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं, ये मैंने आपको कल भी बताया था, क्वेश्चन भी पूछा था मैंने इसका। तो जब आपका ऑफिस सूट होता है
उसमें आपका कौन सी चीज़ नहीं आती? देखो ऑफिस में क्या किया जाता है, आपका वर्ड आ जाता है, मैंने कल आपको बताया भी था, वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है ना। पर जो एम एस पेंट होता है, जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो ना, ये तब आता है। ठीक है, ये विंडोज जब आप इंस्टॉल करते हो ना, ये ऑटोमेटिकली तब इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, ये ऑफिस का पैकेज नहीं है। ऑफिस के पैकेज में कौन कौन सी एप्लीकेशन आती हैं? सिर्फ वर्ड आता है हमारा, पावर पॉइंट आता है, एक्सेल आता है, इसके अलावा एम एस एक्सेस आता है, जो मैंने कल आपसे पूछा भी था। ठीक है, ये सारी चीजें इंगेज रहती हैं इसके साथ। तो क्योंकि यहाँ पे एम एस ऑफिस का पूछ लिया था आज, कल उन्होंने किसका पूछा था? कल उन्होंने विंडोज का पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस घुमा के पूछ लिया है। कल विंडो का पूछा था, आज उन्होंने ऑफिस का पूछ लिया है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? एम एस पेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा टफ नहीं है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज जनरली यूज्ड एज इमेज फाइल? तो इमेज फाइल के लिए कौन यूज करते हैं? हम जेपैग यूज करते हैं। जेपैग की मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताई थी। इसको हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक एक्सपर्ट इसको ग्रुप। ठीक है, इसको आपने लिख लेना है अपने नोट्स में अच्छे से। इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। बेसिकली जो हमारे पास ये एक कॉमन फॉर्मेट है, जब हम डिजिटल इमेजेस या फिर फोटोग्राफ्स को हम सेव करते हैं। जैसे आप देखते हो ना, जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी फ्रेंड की अपनी फोटो क्लिक करी, तो उस फोटो सेव होगी, मान लेते हैं फाइल डॉट जेपीईजी। तो जो डॉट जेपीईजी है, यही क्या होता है? बेसिकली आपका ये एक्सटेंशन होता है, जो बताता है कि आपकी जो फाइल है वो किस टाइप की फाइल है। तो जेपीजी किस टाइप की फाइल बताता है कि सर ये हमारी फोटो या फिर इमेज की ये हमारी फाइल है। ओके, एमपी3 किसकी बताता है? ये कल पूछा गया था पेपर में। तो सर ये हमारी ऑडियो की होती है। एवीआई है ना, एवीआई भी काफी बार पूछा जाता है। ये किसका है? सर ये हमारा क्या है? वीडियो फॉर्मेट है। एवीआई हमारा वीडियो फॉर्मेट है। और डॉक डॉक किसका आता है? सर ये हमारे पास जो वर्ड का वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, उसकी एक्सटेंशन है, कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है? सर ये हमारा वर्ड का डॉक्यूमेंट है। तो ये सारी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे और फोटो की, जैसे मान लेते हैं फोटो की और पूछी जाती है, पीएनजी पूछी जाती है। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फुल फॉर्म भी होती है इसकी, लिख लेनी है आपने। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो डील करती हैं एक क्वेश्चन के साथ। मतलब एक क्वेश्चन के साथ आपके मल्टीपल जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आ जाते हैं, तो वो भी आपको साथ में पढ़ने होते हैं। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया था, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द वेब बेस्ड सर्च बिंग? ठीक है, बिंग किसने बनाया था? ये मैंने कल ही बताया था आपको। बिंग किसका है? हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है ना। तो ये सारी चीजें जो चलती है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो एप्पल का एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे भी याद है कि एप्पल का क्वेश्चन पूछा गया था कि एप्पल का अपना एक ब्राउजर कौन है, या फिर बाय डिफॉल्ट एप्पल का जो ब्राउजर कौन सा है? ब्राउजर जो क्या है बेसिकली सर, डिफॉल्ट है, वो कौन सा है? वो आपका सफारी है। ये भी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी आप नोट करके लिख सकते हैं। और गूगल का तो सर्च, गूगल है क्या बेसिकली? गूगल का अपना सर्च इंजन का नाम भी गूगल ही है। और याहू बेसिकली आजकल तो ये ऑब्सोल्यूट हो गया बेसिकली, है ना। एक याहू भी क्या था? बेसिकली एक सर्च इंजन ही हम बोल सकते हैं, ये भी हमारा सर्च इंजन है बेसिकली, जो हमारा याहू है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो बेसिकली डील करती हैं इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन इज एन एग्जांपल ऑफ। बेसिकली पाइथन क्या है? ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। और किस टाइप की लैंग्वेज है? सर ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करके लिख लेना है कि पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है। दूसरा, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये सर हमारी एक जनरल पर्पस हमारे पास क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जनरल पर्पस क्या है? बेसिकली हमारे पास ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसको आपने लिख लेना अपने हिसाब से अच्छी करके नोट्स में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही हमारी है। और सबसे ज़्यादा जो है पाइथन, जो हमारी डाटा साइंस होती है, उसमें ज़्यादा यूज़ की जाती है। वैसे तो वेब डेवलपमेंट पे भी यूज़ की जाती है, तो जो पाइथन है वो सबसे ज़्यादा एक्चुअली में जो डाटा साइंस चलता है आजकल, उसमें यूज़ की जाती है। डाटा साइंस हो गया, चाहे एआई वगैरह हो गया, है ना, एआई मशीन लर्निंग, वहाँ पे पाइथन को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। कि ये चीज़ भी आपने लिख लेनी है। बाकी तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ये हो गया। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे जो बच्चे एमसीए वगैरह करते हैं, या फिर जो बच्चे हैं जिन्होंने ट्वेल्थ में कॉमर्स वगैरह रखा होता है, उनको पता होता है कि एक सॉफ्टवेयर आता है टैली करके। तो टैली किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? जो अकाउंट्स के काम करता है। टैली के अलावा एक और आता है हमारे पास, क्विक बुक्स करके। तो ये कौन से सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं? ये सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो अकाउंट्स का काम डील करते हैं। ओके, इसके अलावा आरडीबीएमएस तो मैंने बता ही दिया था आपको क्या होता है। हमारे पास एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, आरडीबीएमएस। इसमें
कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे हमारे पास माई एसक्यूएल मैंने आपको बताया था कल भी जो पूछा था। इसके अलावा माई एसक्यूएल के अलावा जो हमारे पास ओरेकल होता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये किस टाइप की हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये हमारे सर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं इसके रिगार्डिंग। बाकी एक बार एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो भी लिख लो आप यहाँ पे नोट्स में, कि पाइथन के जो फाउंडर है या फिर जो किस पर्सन ने पाइथन को डेवलप किया था। ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो आपने इसको भी लिख लेना है। जो आपका पाइथन था, पाइथन को किसने बनाया था, इस पर्सन का नाम था गाइडो वन रसम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। और पाइथन किस टाइप की लैंग्वेज है, ये हमारी इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी समझाई हैं। ये इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, तो बस वही चीज है जो आपको जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो उसके रिगार्डिंग जो भी एक्स्ट्रा पर्सपेक्टिव के क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई थी, तो वही सारी चीजें आज के क्वेश्चन पेपर में इनसे पूछी गई थी। तो ऐसे करके ये होता है, जितना आप प्रैक्टिस करते हो, जितना आप किसी चीज को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो उस हिसाब से आपका क्या होता है, एग्जाम क्रैक करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, कल ही बताया था कौन सा है हमारे पास, एज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इजी है क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। एक्सेस आ गया हमारे पास, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बीइंग आ गया हमारे पास, सर्च इंजन, एज़्योर के आगे क्लाउड कंप्यूटिंग, ये मैंने कल ही आपको समझाया था। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज जनरली नॉट यूज्ड फॉर मोबाइल। देखो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल के लिए यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक ओएस। मैंने आपको पता नहीं कितनी बार ये चीज समझाई थी कि आपके मोबाइल के अलग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके अलग होते हैं। जैसे मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो अगर हम बात कर देते हैं मोबाइल की, तो मोबाइल में कौन कौन से आ जाते हैं सर। अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो आपके पास iOS होगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड का फ़ोन है, ठीक है, एंड्रॉयड के फ़ोन है, तो उसमें मान लेते हैं किसी का ओप्पो का फ़ोन है, तो उसके लिए उसके ऊपर जो उसका एंड्रॉयड का एंड्रॉयड चल रहा होगा, उसका नाम क्या आता है, कलर ओएस करके आता है ना, कलर ओएस आता है। किसी के पास मान लेते हैं वन प्लस का है ना, तो वन प्लस का है, मान लेते हैं, अभी मुझे आइडिया नहीं कि वन प्लस का कौन सा है, पर सपोज कर लेते हैं ऑक्सीजन ओएस चलता है उसमें। किसमें जो उसका एंड्रॉयड का होगा, एंड्रॉयड जिसके ऊपर चल रहा होगा, वो उसका नाम क्या होगा, ऑक्सीजन ओएस होगा, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसे करके वो चलती हैं। तो वैसे ही जो हमारा मैक ओएस है, मैक ओएस किसका है, जब हम बात करते हैं एप्पल के लैपटॉप की। एप्पल का लैपटॉप हो गया, या फिर उसका अपना एक सिस्टम हो गया, कंप्यूटर हो गया, बेसिकली बोल देते हैं, लैपटॉप हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया, उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है उसका नाम है मैक ओएस। ये आपने चीज याद रखनी है। जैसे मैं बोलूँ कि जो विंडोज क्या है, विंडोज भी क्या है, एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, मान लेते हैं मेरे पास एसर का कंप्यूटर है। अब एसर के कंप्यूटर में मेरे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो मैं बोलूंगा सर मेरे पास कौन सा चल रहा है बेटा, मान लेते हैं विंडोज 10 मेरे पास चल रहा है। तो विंडोज 10 मेरे लिए क्या हुआ, मेरे लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, जो कहाँ चलता है, मेरे कंप्यूटर के ऊपर चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, ऐसे करके हम इन चीजों को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों वो वर्क करता है। तो इसका अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास राइट आंसर, मैक ओएस। कि मैक ओएस मोबाइल में यूज नहीं होता, ये बेसिकली एप्पल के जो प्रोडक्ट होते हैं, एप्पल का लैपटॉप होता है, वहां पे इसको यूज किया जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम टू मेजर इंटरनेट स्पीड। तो इंटरनेट स्पीड को यूज मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एमबीपीएस का। ठीक है, एमबीपीएस का हम यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेगाबिट्स पर सेकंड। इसकी फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है, मेगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा बी दिया है, ये भी आपने याद रखना है, यहाँ पे छोटा बी दिया है, इसका मतलब होता है बी स्टैंड फॉर बिट्स, मेगाबिट्स पर सेकंड। मान लो कल को मैं आपको ऐसे बोल दूं एमबीपीएस, अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, सिर्फ इसका मतलब हो जाएगा मेगाबाइट्स पर सेकंड। एक छोटा अल्फाबेट और बड़ा अल्फाबेट में फर्क है दोनों में, और छोटा लिखा होगा तो इसका मतलब है मेगाबाइट्स पर सेकंड। पर जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो बेसिकली एम बी, मतलब छोटा बी होता है उसमें मेजर की जाती है, तो मेगाबिट्स पर सेकंड। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, और मेगा हर्ट्ज बेसिकली क्या होता है, जो आपको माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड मेजर करनी है, इसको मैं इरेज करके लिख देता हूँ। जब आप क्या करते हो, माइक्रो प्रोसेसर की, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, अगर उसको आपकी स्पीड मेजर करनी है, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड मेजर करने की जो यूनिट होती है वो हमारी मेगा हर्ट्ज होती है ना। स्पीड को हम क्या बोल देते हैं, टेक्निकल टर्म में इसको हम बोलते हैं क्लॉक स्पीड। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड को आप किस में मेजर करते हो, तो आप बताएंगे सर हम उसको मेगा हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने डीपीआई वगैरह कल भी बता दिया था आपको। और एमपी क्या होता है, बेसिकली आपका मेगा पिक्सल होता है
है ना। MP बेसिकली यूज किया जाता है जो हमारे कैमराज होते हैं ना, हम बोलते हैं हमारा इतना मेगापिक्सल का है, तो वो MP होता है, शॉर्ट में उसको MP लिखते हैं और इसको हम बोलते हैं मेगापिक्सल्स। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइमरली अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस डेवलप्ड बाय गूगल। देखो क्लाउड स्टोरेज गूगल की कौन सी है, मैंने कल ही बताया था, ड्राइव, गूगल की, जिसको हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में, G ड्राइव, गूगल ड्राइव। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशनशिप करेक्ट रिगार्डिंग कंप्यूटर मेमोरी। अच्छा, यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी आपने बतानी है। देखो जीबी और पीबी में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली पीबी बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड लिखा है हमारे पास, पीबी और एमबी में बड़ा कौन है, पीबी बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो जीबी इज ग्रेटर देन एमबी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी सही है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे केबी और एमबी ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे 1 MB होता है इसमें कितना होता है, 1024 KB होता है, और जो हमारे पास बेसिकली 1 GB होता है इसमें कितना होता है, 1024 MB होता है। तो देखो 1 GB में अगर इतनी MB है तो ऑब्वियसली ये से बड़ी होगी, तो उस अकॉर्डिंग हमारा थर्ड यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था एग्जाम में, वो क्वेश्चन था हमारे पास, which of the following applications is developed by Microsoft and serve as a communication and collaboration platform that integrates chat, meeting, file sharing and suitable for conducting online class। जैसे कल उन्होंने गूगल का पूछ लिया था, आज उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का पूछा है। तो गूगल का मैंने कल भी आपको बताया था कौन सा, यहाँ पे टीम्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, सारी की सारी चीजें किसके ऊपर चलती हैं, ये हमारी टीम्स के ऊपर चलती हैं, ठीक है, इजी है यहाँ पे। बाकी मीट आपको मैंने कल ही बताया था, गूगल मीट किसका है, बेसिकली गूगल का ही है ना, मीट बता दी मैंने, तो गूगल का है हमारे पास मीट। जूम किसका है, जूम बेसिकली हमारे पास किसके लिए यूज किया जाता है, ये भी हमारे पास जूम कंपनी के द्वारा बनाया गया था, और ये भी किसके लिए यूज किया जाता है, बेसिकली हमारी वीडियो कम्युनिकेशंस होती हैं उसके लिए, या फिर मीटिंग्स होती हैं उसके लिए हम जूम का यूज करते हैं। और क्लासरूम है, क्लासरूम भी किसके द्वारा बनाया गया था, ये भी हमारा गूगल के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है इसके रिगार्डिंग। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्नोलॉजीज इज यूज टू कन्वर्ट द स्कैन पेपर डॉक्यूमेंट और अ टेक्स्ट इमेज टू अ टेक्स्ट इनटू एडिटेबल मशीन रीडेबल टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे एडिटेबल आ गया ना, एडिटेबल कौन करता है उसको, OCR करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर उसको करता है। बेसिकली होता क्या है, OCR से आप किसी भी पेज को स्कैन करते हो और उसकी एक कॉपी, एडिटेबल कॉपी, वो कहाँ चली जाती है, वहाँ पे कंप्यूटर में सेव हो जाती है। तो मान लेते हैं कि कल को आपको उसी टेक्स्ट को आपको एडिट करना है, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। तो वो किस सॉफ्टवेयर की हेल्प से करते हैं, आप OCR की हेल्प से करते हो। OCR को हम बोलते क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और ये बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रीड करती है किसी भी टेक्स्ट को, चाहे वो इमेज में है, चाहे वो किसी बुक का है। जैसे हम मान लेते हैं कोई मेरे पास एक बुक है, मुझे उसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो मुझे कौन सा डिवाइस चाहिए होगा, मुझे सिर्फ OCR का डिवाइस चाहिए होगा। जैसे मेरे पास OCR होगा, मैं उस डिवाइस को क्या करूंगा, अपने जो मेरे पास हार्ड कॉपी है, फिर मेरे पास किताब है, मैं उस किताब के ऊपर उसको एक तरीके से स्कैन करवाऊंगा, और उस किताब की कॉपी कहाँ पे चली जाएगी, मेरी कंप्यूटर के अंदर वहां पे सेव होती जाएगी। तो ऐसे करके जो होते हैं, जो ये सारी चीजें चलती हैं। फिर बाकी क्यू आर क्या, बेसिकली क्यू आर की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये लिख लेना आपने। क्यू आर को हम बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इसको हम बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स, है ना। क्विक रिस्पॉन्स ये बेसिकली हमारे पास कोड है, क्यूआर कोड हम इसको बोलते हैं। इसके अलावा OMR क्या आता है, जैसे आप अपने मल्टीपल चॉइस एग्जाम में जब आप अपनी OMR शीट फिल करते हो ना, उसको, उसकी जो फिलिंग को चेक करने के लिए हम एक मशीन यूज करते हैं जिसको OMR बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। और MICR मैंने आपको कल भी बताया था ये। फिर यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स रेफर टू अनसॉलिटेड, ये मैंने आपको कल ही बताया था। ये आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएंगे किसका राइट आंसर क्या होगा। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आप अनसॉलिटेड ईमेल या फिर उसको होते हैं आपके, उसको डिजिटल कम्युनिकेशन करते हो, जो बेसिकली सेंड अ बल्क थ्रू ईमेल, टेक्स्ट और मैसेज या फोन की कॉल पे आता है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, आपने मुझे नीचे कमेंट करके बताना है इसका, ठीक है। ये हमने कल भी लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी रहती है आपके मन में, तो आप नीचे मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो।